Ciliated epithelium, so we are going to start it. हमने इससे पहले क्लास में आज कवर कर लिया था, उसके बाद हम ciliated epithelium स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ciliated epithelium टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होता है। अब ciliated epithelium में हो क्या सकता है? हो सकता है आपके ऐसे कॉलमिनार लाइक सेल्स हो, लाइक लॉन्ग टॉल सेल्स हो बच्चों, और उनके ऊपर ऐसे सरफेस पर सीलियाज लगे। अदरवाइज आपके पास इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं और उनके सरफेस पे भी सीलिया इस तरीके से अटैच हो सकता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया सीलिएटेड एपिथेलियम दो में डिवाइडेड होता है, टू टाइप्स में। सीलिएटेड कॉलमिनार जब हमारे पास टॉल सेल्स है, अदरवाइज वी हैव सीलिएटेड क्यूबॉइडल जब हमारे पास क्यूबॉइड लाइक सेल्स होते हैं। बेसिकली अगर मैं सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन बोलूँ तो सिर्फ इसका काम मूवमेंट में होता है बच्चों। जहाँ भी कहीं आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा, whenever there is movement in a body you need these cells। चलो कहाँ कहाँ पर मूवमेंट होता है बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास ये मैं एक बार बताने से पहले एक और बात बता दूं, ये जो सीलियाज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में वेरी करते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते। ठीक, आगे आते हैं बच्चों। अगर तो आपके पास यहाँ टॉल सेल्स में सीलिया लगा हुआ है तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सो आप सबको पता है आपका जो ऐसा है यहाँ पे, तो आपको जो पता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर काफ़ी सारा म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस को मूवमेंट करने में, ऊपर नीचे जाने में हमें सीलियाज की ज़रूरत पड़ती है। सीलिया नहीं होगा तो आपका म्यूकस ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ओके, क्लियर करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑक्सीजन का मूव करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए हमें चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमिनार एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब्स बच्चों आप सबको पता होगा, 10th में पढ़कर आए, फिर भी रफली ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पता होता है, वी हैव 2 ओवरीज राइट, और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इस तरीके से हमारे पास ये ऐसे स्ट्रक्चर आता है, ये यूट्रस, याद आया, यहाँ पर ओवरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ इस तरीके से यूट्रस। तो यहाँ एग रिलीज होता है ना, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करना होता है उसको, क्योंकि इस रास्ते से ट्रैवल करके एग यूट्रस में आके गिरेगा ना इस बैग में। तो फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे कॉलमिनार सेल्स लगे होते हैं जिन पे सीलिया होता है, तो वो क्या करते हैं, उस एग को पुश करते हैं, दे विल हेल्प इन द मूवमेंट। फाइन, नेक्स्ट इज डिफरेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस जहाँ स्पर्म रिलीज होते हैं। आपको आज ही क्लास में बताया था, जहाँ भी हमारे मेल बॉडी में टेस्टिस में स्पर्म रिलीज होते हैं वहाँ बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अलावा टेस्टिस से बाहर निकल के भी स्पर्म को याद करो, वासा डिफरेंस याद आया, वासा डिफरेंशिया मूव करना पड़ता है ट्यूब्स में। तो टेस्टिस में स्पर्म को मूव करने के लिए, टेस्टिस से बाहर ट्यूब्स में मूव करने के लिए हमें कॉलमिनार एपिथेलियम चाहिए जिनमें सीलिया हो। यूट्रस में बच्चों, क्योंकि यूट्रस में एग आके ड्रूप होगा तो गिरनेगा, और यहाँ स्पर्म को भी ट्रैवल करना है ना। देखो, whenever there is reproduction, what will happen? See here, what will happen? तो आपके पास इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके ऊपर आएंगे एंड दे नीड टू ट्रैवल अप टू द फैलोपियन ट्यूब। तो भाई स्पर्म को ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने में हेल्प कौन करेगा? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, ये तो खाली मीडियम है ना, एयर नहीं है, कुछ भी नहीं, को सपोर्ट थोड़ी यहाँ पे। तो इस तरीके से सेल लगे होते हैं, यहाँ सीलिया होते हैं, ये सीलिया उनको एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मैंने यहाँ स्पेशली ये बताया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में अगर कोई चीज़ हेल्प करती है बॉडी में तो वो हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारी मूवमेंट में कौन से सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू ने हेल्प किया? कॉलमिनार। क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो क्यूबॉइडल में हमारे पास हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वहाँ पर क्यूबॉइडल भी होता है। कॉलमिनार एंड क्यूबॉइडल दोनों ही किडनीज में प्रेजेंट होता है। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट इज देयर इन द ब्रेन में इस फ्लूइड की मूवमेंट के लिए भी हमारा क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करता है। बाकी फंक्शंस यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिख दिए हैं, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, कहीं डाउट है देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। बट सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो सीलिएटेड एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉलमिनार सीलिएटेड, क्यूबॉइडल सीलिएटेड। Then you need to read the functions only, nothing will more important that। और फंक्शन में कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, just the movement।
सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, दिस इज लाइक सीडो वर्ड आ गया, मतलब एक ऐसा टिश्यू जो स्ट्रैटिफाइड लगता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स में लगता है बट होता नहीं है। तो ये टिश्यू भी काफ़ी सिमिलर से फंक्शन है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। पहली बात बच्चों, ये जो टिश्यू है आपका यहाँ पर, इस टिश्यू में सीडो वर्ड इसलिए आया क्योंकि देखो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आपको मैंने बताया था आपके सारे एपिथेलियल टिश्यू मेम्ब्रेन पे होंगे। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स ना अनइक्वल हाइट से अटैच है, तो ऐसा देखने में, दूर से देखने में लगता है 3D व्यू में कि एक लेयर ये है, एक लेयर ऊपर है, तो वो है तो सारे एक ही लाइन में सेल्स, बट देखने में ऐसा लगता है, तो इसलिए सीडो है, मतलब फॉल्स है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू की खासियत सबसे पहली बात यही है कि ऐसा दिखता है, स्ट्रैटिफाइड है, 2 लेयर्ड में है, पर होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस ही टिश्यू में गोबलेट सेल्स आते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं आपके पास कुछ ना कुछ म्यूकस जो हमारी बॉडी में। अब आपको हो गया, आपने पहले भी बताया था, आज जब हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो बच्चों जहाँ भी गोबलेट सेल्स आते हैं, देखो गोबलेट सेल्स मैंने आपको पढ़ाया था कि गोबलेट सेल्स हमारी बॉडी में, जब हमने स्पेशली इसको पढ़ा था आज हमने क्लास के अंदर, तो हमने इसको गोबलेट सेल्स को पढ़ा था कॉलमिनार में, राइट। हमने कॉलमिनार में इस गोबलेट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों जो आपके पास कॉलमिनार और सिलिएटेड है ना, वो इसी में भी है। इसमें भी कुछ सेल्स जैसे लंबे लंबे अगर 2 लेयर में है तो वो सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इतने लंबे सेल्स हैं और उनके साथ साथ उस पर सीलिया भी लग गया तो बस वो सिलिएटेड कॉलमिनार हो गया। तो है कुछ नहीं, अब सारे सेल्स जितने भी पढ़ रहे हैं, मेन क्या थे, मेन स्क्वामस था, क्यूबॉइडल था, कॉलमिनार था, सिलिएटेड था, मेन ये थे। अब उसी में से तो निकल कर आ रहे हैं, सीडो स्ट्रैटिफाइड में भी कुछ सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार शेप के लंबे सेल्स हैं और कुछ सिलिएटेड कॉलमिनार है। फंक्शन ऑलमोस्ट कॉलमिनार जैसा ही होता है इनका, बट इनके पास गोबलेट सेल्स आ जाते हैं, स्पेशल सेल्स आ जाते हैं म्यूकस सिक्रीट करने के लिए। नाउ ये सेल्स जो बिना सीलिया के होते हैं, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है बेटा, मेन यहाँ पर ये ग्लैंडुलर फंक्शन करते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब समझते होंगे आप लोग कि ये सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ केमिकल्स, हार्मोन सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये ग्लैंडुलर फंक्शंस करते हैं। इन्हीं के अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं बेटा। तो अगर गोबलेट सेल्स पूछे और ऑप्शन दिया हो कॉलमिनार तो ये भी ठीक है, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार दिया हो ये भी ठीक है, क्योंकि कॉलमिनार या सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार दोनों का ही मेन काम सिक्रीशन से होता है। यहाँ पे सिलिएटेड आ गया तो बच्चों देखो, जहाँ सिलिएटेड वर्ड आ गया तो डेफिनेटली वहाँ मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड जो हमारे पास कॉलमिनार है, ये क्या करते हैं, पहली बात इन पर एक जैसा सीलिया नहीं होता। जो लंबे सेल्स होते हैं उन्हीं में सीलियाज है, देखो छोटों में सीलिया नहीं होता। देखो वहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया था ना, छोटों में सीलिया नहीं है, लंबे वालों में ही सीलिया है, स्मॉल में तो है ही नहीं। कहाँ होते हैं, ये हमारे ट्राकिया में होते हैं। ट्राकिया कहाँ है, आपकी गर्दन में, आपके थ्रोट में, नेक में। अभी भी आप हाथ लगाओगे अपनी नेक पे ना तो आपको कुछ ऐसे ऐसे लाइंस दिखेंगी। यहाँ आपका ट्राकिया है और आपकी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है बच्चों, ये ट्राकिया जा रहा है और आपके लंग्स में, आपके पास जो आपका लंग्स है, यहाँ जाके ये ऐसे पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, फिर जाके यहाँ पे एल्वियोली बनती है। तो जो ये पतली पतली ट्यूब्स है आपके दोनों लंग्स में, ये ट्राकिया है, ट्राकिया सॉरी, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लंग में जो ये पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ये ब्रोंकाई है। इनमें ना कभी कभी डस्ट फंस जाता है, तो डस्ट को या बैक्टीरिया को ये डाउनवर्ड पुश करता है, ये उसको पुश करता है भैया, उसको डाउनवर्ड सॉरी लैरिंग्स पे पुश करता है, वो अपवर्ड पुश करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके गले में या कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बार बार आपको म्यूकस नोज में आता है ना, बार बार गले में कफ आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ अंदर ना फंस जाए। तो ये जो आपके स्पेशल सेल्स है ना, ये आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि आपका जो भी वेस्ट है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस ना जाए, आपके एल्वियोली ब्लॉक ना हो जाए। तो ऊपर की तरफ आपके लैरिंग्स की तरफ पुश करते हैं, वहाँ म्यूकस आता रहता है और आप इसको बाहर रिलीज करते रहते हैं कॉफ से या अपनी नोज क्लीन करके। और अगर आप नहीं करते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपका म्यूकस क्लियर होता जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होता जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड सीडो स्ट्रैटिफाइड, कितने टाइप का होता है सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार। इसका बेसिक काम सिक्रीशन है, ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी रखता है, इसमें गोबलेट सेल्स होते हैं। इसका सिक्रीशन काम नहीं होता है, इसका मूवमेंट काम होता है, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को ऊपर की तरफ लैरिंग्स की तरफ पुश करता है।
जो हमने अभी यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मीन्स अभी पढ़ा जिनमें गोबलेट सेल्स होते हैं, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार। तो बच्चों एक्चुअली ना ये जो सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनार है ये बेसिकली हमारी बॉडी में ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाता है, मतलब ग्लैंड्स बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमने पढ़ा है ना बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिक्रीट करते हैं। तो बच्चा इससे ना 2 टाइप्स के ग्लैंड्स बनते हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड बनता है। सो बच्चों देखो ग्लैंड्स की जो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ रहे हैं। तो ये ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं, मतलब नेम किसके बेसिस पर यहाँ पर पड़ा है कि किनके पास यहाँ पर डक्ट्स है, डक्ट्स मतलब ट्यूब्स है, और किनके पास यहाँ पर ट्यूब्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो ये डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब क्या होता है कि इनके पास कोई ट्यूब नहीं है, कोई जरिया नहीं है चीज़ों को सिक्रीट करने का, ये डक्टलेस है। यहाँ पे देखो डक्टलेस, तो इनको नहीं पता कि कहाँ पर क्या सिक्रीट कर रहे हैं, इनके पास वो रास्ता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से सुनो, ये ग्लैंड है, ठीक है, इसके पास कोई ट्यूब ही नहीं है सिक्रीट करने के लिए, तो ये करता है अपना सिक्रीशन ऐसे हवा में तो नहीं कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है, सीधा ब्लड में सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो तुम्हारे नेक में है, ठीक है, तो हमारे नेक में, हमारे थ्रॉट में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, नेक में ही कह सकते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन ब्लड में करता है, बिकॉज इसके पास कोई ट्यूब नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड बेटा हमारी किडनी पे होता है, तो कुछ इस तरीके से आपकी किडनी होती है, तो किडनी के ऊपर ऐसे ऐसी शेप में, तो इस तरीके से हमारी किडनी के ऊपर लगा होता है ये ग्लैंड, इसे काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ना इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, जब हमें बहुत डर लगता है या हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट लेवल हमारा बढ़ा हुआ होता है, तो हमारे ब्लड में हार्मोन होता है स्पेशली एड्रेनलिन, ये वाला ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये भी डक्टलेस है, सीधा अपना सिक्रीशन ब्लड में कर देता है। ठीक है बच्चों, जिनके पास डक्ट्स या ट्यूब्स होती हैं उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं, तो उन्हें ब्लड में नहीं करना, वो एक पर्टिकुलर जगह पर अपना सिक्रीशन करते हैं। जैसे तुम्हारे माउथ में आपके टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड है, तो वो ब्लड में नहीं सलाइवा रिलीज कर रहा है, वो आपके माउथ पे ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास डक्ट्स है, ट्यूब्स है। आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, म्यूकस रिलीज करते हैं, पेप्सिन रिलीज करते हैं, राइट। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं, ये अगर अपने सिक्रीशंस को ब्लड में ना करके किसी पर्टिकुलर जगह कर रहे हैं तो इनको हम एंडोक्राइन कहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यू हैव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। चलिए, तो ये सारा अब हमने जो पढ़ा ये सारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट था। कंपाउंड में एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है, दैट्स ऑल इनफ फॉर यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे, देखो जैसे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर एक एक लेयर लगी हुई थी सेल्स की, चाहे वो छोटे ऐसे सेल्स थे या वो लंबे ऐसे सेल्स थे। पर अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर वाले सेल्स हो, मोर देन 1 लेयर सेल्स हो, तो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, मतलब दे आर मल्टी लेयर्ड। तो पता है ये कहाँ बनते हैं? जहाँ पर एक तो पहली बात जब कोई इंजरी हो जाए, जब इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, वियर एंड टियर होता है, उस केस में तो भाई बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट चाहिए होता है, तो वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बनता है जल्दी जल्दी वियर एंड टियर फंक्शन में। जहाँ भी बॉडी पे वियर एंड टियर होता है, बॉडी में कहीं भी कोई टूट फूट होती है, तो वहाँ पर ये अपना हेल्प करते हैं, जल्दी से डेवलप करते हैं स्किन को या लेयर को, प्रोटेक्शन लेयर को। इसके अलावा ये आपके सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स, अभी पढ़ा ना, इनके पास डक्ट्स है, इनके पास ट्यूब्स है, उन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। आपकी बकल कैविटी, आपके माउथ का जितना भी मॉइस्ट हिस्सा है जो गीला रहता है, वैसे पूरा माउथ ही रहता है, पर स्पेशली जो ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, टंग से नीचे वाला एरिया अगर हम कह सकते हैं, आपके चीक्स जो कह सकते हैं हम लोग, तो ये जो आपका बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस है, यहाँ पर ये टिश्यू होते हैं। पैनक्रियाज से भी जो जूस निकलता है, पैनक्रियाज से भी जो सारी चीज़ें निकलती है, तो पैनक्रियाज भी ब्लड में रिलीज नहीं करता, हाँ कुछ चीज़ें ब्लड में करता है, पर आपको पता है पैनक्रियाज दोनों तरीके से एक्ट करता है बच्चों, वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अगर पैनक्रियास ना पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है बच्चों। और अगर पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, आज भी क्लास में डिस्कस किया था, तो पैनक्रियास एक्सोक्राइन की तरह हेल्प करता है। तो पैनक्रियास की जो ट्यूब है ना, डक्ट है, उस ट्यूब में हमारे पास ये वाला कंपाउंड एपिथेलियम होता है। अब हम कुछ जंक्शंस पढ़ने वाले हैं, देन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है जंक्शंस। आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें जंक्शंस होते हैं, जॉइनिंग्स होती है कि सेल्स टू सेल्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो बेटा कभी कभी सेल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं
कि बिल्कुल लेयर टू लेयर अटैच होती है, तो उसे कहते हैं टाइट जंक्शन। जनरली जहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड होती है, कहीं लीकिंग ना हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, आपका स्टमक हो गया, उन जगह स्पेशली हम लोग टाइट जंक्शंस का यूज़ करते हैं। एडहेरिंग जंक्शंस जहाँ पर सेल जॉइन तो है पर बीच में एक यहाँ पर सीमेंट लाइक मटेरियल कह लो, प्रोटीन होता है जिससे ये जॉइन होते हैं, मतलब दे आर नॉट एज टाइट एज द टाइट जंक्शंस, ठीक है। गैप जंक्शन हो गया, सेल्स में गैप है पर ये देखो टनल्स दिख रहे हैं आपको, कनेक्शन है यहाँ पर बट किसी के थ्रू कनेक्शन है, मतलब सीमेंटेड भी नहीं है एडहेरिंग की तरह, बट हाँ एक टनल्स लग गया, पाइप लग गया, आप लोग कह सकते हैं ऐसे, तो इसके थ्रू यहाँ पर कनेक्शन है, गैप जंक्शन इसको हम कहेंगे। तो इस 3 तरीके की जॉइनिंग्स आपको एपिथेलियल सेल्स में देखी जा सकती है, ठीक है। तो इस पर वैसे बहुत रेयर है चांस है आना। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जाता है दैट इज कनेक्टिव वन, बहुत ही ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू ऑल द बॉडी एंड ये बहुत ही स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को लिंक करने का काम करता है, जैसे ब्लड आपकी बॉडी को लिंक करता है, राइट। बोन्स जिसने आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है, तो लिंकिंग एंड सपोर्ट का काम करता है। कार्टिलेज बच्चों, कार्टिलेज पता है ना आपको क्या होता है, आपकी ईयर का लोब जहाँ पर आप लोग क्या पहनते हैं, बेसिकली ईयरिंग्स पहनते हैं, नोज़ जहाँ नोज रिंग पहनते हैं, और आपके गले में ना बच्चों, गले में इस तरीके से रिंग्स हैं, ब्रैकियल रिंग्स, वो भी कार्टिलेज की बनी होती है, ये आपके थ्रॉट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब भी आप लोग बोलते हो तो आपके गले में वाइब्रेशन होती है ना, उस वाइब्रेशन से आपको कोई नुकसान ना पहुँचे तो आपको कार्टिलेज की आपके पास एक ट्रैकिया रहता है। तो बेसिकली सपोर्ट का काम करता है, हमें लिंक का काम करता है, हमारी बॉडी को पूरा लिंक करके रखता है, पर ये बहुत लूज टिश्यू है। मतलब मैं इसको ऐसा बोलूँगी कि ये देखो 3 टाइप्स में होता है ज़रूर। मैं आपको बोलूँ ये टिश्यू लिक्विड फॉर्म में है पूरी तरीके से, जैसे कि ब्लड। ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जिससे थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ हो, जैसे कार्टिलेज सॉफ्ट होता है ना कार्टिलेज, आप टच करो, आप जहाँ ईयरिंग्स पहनते हो वो पोर्शन देखो सॉफ्ट है ना, रब हो जाता है आसानी से। सॉलिड अगर मैं बोलूँ कंप्लीट सॉलिड, कुछ लिक्विड नहीं है उसके अंदर, तो आपके पास बोन्स हो गई। तो ये टिश्यू 3 टाइप में है, ये लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका टिश्यू बना किस से, इसमें है क्या क्या, इसमें सेल्स तो है ऑफकोर्स, बिना सेल्स की कोई टिश्यू होता नहीं है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिक्विड भी हो सकती है, मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकती है और सेमी सॉलिड भी हो सकती है। तो ये कब कब होती है वो मैंने बता दिया, लिक्विड ब्लड, सॉलिड बोन्स, सेमी सॉलिड कार्टिलेज। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कितने टाइप के सेल्स होते हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू में। बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ऑफकोर्स हमें ऑलमोस्ट सारे सेल्स ही पढ़ने हैं, पर हाँ पर्टिकुलर किसी सेल पे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको सारे सेल्स के नेम पता होने चाहिए कि हाँ हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको देख लो सेल्स कितने दूर दूर है, बीच में पूरा मैट्रिक्स फैला हुआ। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है कि लिक्विड पार्ट प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है बच्चों। मैट्रिक्स ये सॉलिड भी हो सकता है और ये आपके पास सेमी सॉलिड भी हो सकता है। सेल्स काफ़ी दूर दूर होंगे यहाँ पे, ठीक है। सेल्स के बीच में पूरा मैट्रिक्स फैला हुआ रहता है। तो सेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो सेल्स में बेटा कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे हैं वैसे, बट मैं कुछ स्पेशल सेल्स का मैंने यहाँ पे नाम लिखूंगी तो आपको बताऊंगी, जैसे फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारे। तो फाइब्रोब्लास्ट वो हैं जो आपके अंदर फाइबर्स, मतलब फाइब्रोब्लास्ट वो स्पेशल सेल्स हैं जो हर कनेक्टिव टिश्यू में होंगे, जो मैट्रिक्स बनाएंगे। बेटा मैट्रिक्स भी तो कोई ना कोई बना रहा है ना, देखो मैंने आपको बताया, देखो ये ना बड़ा ही अजीब सा टिश्यू है, ये सेल्स है, ये सेल्स खुद ही मैट्रिक्स बनाते हैं, जो आसपास लिक्विड प्रोटीन होता है ना, ये मैट्रिक्स खुद बनाते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि मैट्रिक्स बनाने का काम करते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर्स कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे अभी आगे हम, ये भी इस सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स अलग अलग काम करते हैं सेल्स के, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। पर इतना ध्यान रखो फाइब्रोब्लास्ट ये स्पेशल सेल्स हैं जो इस टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स बना रहे हैं और फाइबर्स बना रहे हैं। एडिपोज सेल्स याद रखना, एडिपोज सेल्स फैट को स्टोर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्ट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ये ना अलग अलग काम करते हैं। ये देखो ये चेक करते हैं कि कहीं कोई बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो अगर बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट हो गया तो हैपरिन रिलीज करेंगे। हैपरिन जो क्लॉट होता है उसको डिजोल्व कर देता है, बॉडी में कहीं क्लॉट है उसको खत्म कर देगा।
हिस्टामिन, कोई एलर्जी है तो बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं। इसमें कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा तो इतना ध्यान मत दो, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, इट्स अ कॉमन नॉलेज। एडिपोज का याद रख लेना बस, एडिपोज सेल से एडिपोज टिश्यू बनेंगे, आगे पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोर करेंगे। अब बेटा ये 3 तरीके के फाइबर्स हैं जिनका मैं आगे नाम लूँगी, तो बस नेम आपको ध्यान रखना है। तो फाइबर्स, इस टिश्यू में वाइट कलर का फाइबर हो सकता है जो कि कोलेजन फाइबर है, ठीक है। येलो कलर का फाइबर हो सकता है जो इलास्टिक फाइबर है, जो इलास्टिसिटी देता है इस टिश्यू के अंदर। रेटिकुलर फाइबर है जो रेटिकुलर प्रोटीन से बना है, ये नेटवर्क्स बनाने का काम करता है। जहाँ हमें बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, काफ़ी फैला हुआ टिश्यू चाहिए, तो वहाँ पर ये वाला फाइबर होता है, रेटिकुलर फाइबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में सबसे फर्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारे पास लूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप्स का होता है बच्चों। यहाँ पर एरियोलर लूज, ये बहुत कॉमन है, हमारी पूरी बॉडी में होता है ऑलमोस्ट। हमारी पूरी बॉडी में जहाँ भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, ट्रैकिया हो गया, वहाँ होता है। इसके अंदर वाइट और येलो फाइबर्स होते हैं, याद रखना बच्चों, इसमें वाइट और येलो फाइबर्स होते हैं। जब भी जैसे आपकी बॉडी में स्किन पे कोई कट लग गया, ठीक है, अब स्किन पे कट लग गया तो स्किन को बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ों की ज़रूरत है ना, कि फटाफट से इसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट बन जाए, फटाफट से आपकी स्किन रिपेयर हो जाए। तो स्किन की रिपेयरिंग में या इंजरी की प्रोटेक्शन में, रिपेयरिंग में ये सबसे जल्दी चीज़ों को ट्रांसफ़र कराता है। तो स्किन के नीचे, आपकी स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, याद रखना, आपकी स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जैसे बेसमेंट, ठीक है, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, इसके नीचे आपका ये कनेक्टिव टिश्यू फैला होता है, और कौन सा वाला, एरियोलर। नेक्स्ट एडिपोज है, ये काफ़ी लेस कॉमन होता है बॉडी में। देखो ऐसा नहीं है फैट की ज़रूरत ही नहीं है, फैट नीड्स, फैट्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हो गए, हमारा आई बॉल हो गया, ठीक है, हमारी किडनी हो गई, हार्ट हो गई, तो वहाँ तो सपोर्टिंग में काम आता है। टिश्यू की पैकिंग में भी हेल्प करता है, एक से दूसरे टिश्यू के बीच में पैकेजिंग करने में भी हेल्प करता है। बॉडी में शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का काम करता है। ज़रूरी है आई बॉल के आसपास, किडनी के आसपास और हमारे कुछ क्रूशियल ऑर्गन के आसपास होना चाहिए फैट टिश्यू, फैट लेयर होनी चाहिए। बट अगर बहुत एक्सेसिव हम लोग खा रहे हैं, हमारी डाइट ऐसी है, तो हमारा खाना कंज्यूम नहीं हो रहा, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, तो इनके अंदर अननेसेसरी फैट बढ़ता जाता है और ये हमारी बॉडी में ओवरऑल प्रेजेंट हो जाते हैं, एंड इट डेफिनेटली गिव फैट टू आवर बॉडी। फाइन, तो बेटा देखो आपके पास कितने टाइप है, आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है जो हो गया अभी, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर एक स्पेशलाइज्ड पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखते हैं कितना आप आज कवर अप कर सकते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। डेंस रेगुलर में सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं वो रेगुलरली एक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, इरेगुलर नहीं होता, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होंगे पूरी प्रॉपर। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पैरेलल में ना बंडल्स दिखेंगे आपको। ऐसे यहाँ बंडल्स दिख रहे हैं, कुछ बंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बंडल्स ऑफ सेल्स, और इनके बीच में यहाँ फाइबर्स हैं, फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स, तो बंडल्स के बीच में फाइबर्स है और रेगुलरली फाइबर्स आपको अरेंज दिखेंगे। अब डेंस रेगुलर की बात करते हैं तो डेंस रेगुलर 2 टाइप्स का होता है। 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने लिगामेंट और टेंडन के बारे में, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लिगामेंट की बात करती हूँ तो पहली बात, लिगामेंट बहुत इलास्टिक होता है बच्चों, काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रेच होता है, काफ़ी ज़्यादा इसे खींच सकता है, बोन को बोन से ज्वाइन करता है। आपकी एल्बो में है ये लिगामेंट, है ना, नी में है, एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करता है। प्लस ये येलो इलास्टिक फाइबर का बना होता है, मोस्टली येलो इलास्टिक फाइबर है, इसीलिए इसमें इतना अच्छा स्ट्रेच और इलास्टिसिटी रहती है। वहीं अगर टेंडन की बात करते हैं तो बच्चों ये जो है ये मसल को बोन से जोड़ता है आपकी, और इसके अंदर ना पूरा का पूरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ येलो है या वाइट है, और ये इतना ज़्यादा इलास्टिक और स्ट्रेच्ड नहीं होता, याद रखना। टेंडन इज़ नॉट गोइंग टू बी सो मच इलास्टिक एंड बीइंग स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब आते हैं डेंस इरेगुलर पे, दिस वन इज़ द लास्ट। इसके बाद जो हमारा सबसे आखिरी कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्पेशलाइज्ड जो मस्कुलर बचा है, फिर फिनिश है चैप्टर आपका, मतलब फ्रॉग वाला कॉन्सेप्ट भी बचा है ना, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। So the last and we are going to finish the final connective tissue second part. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेंस इरेगुलर क्या होता है बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न में
सेल्स या फाइबर अरेंज होगी, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी। मोस्टली इनमें सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स खुद अपना मैट्रिक्स रिलीज करने वाले सेल्स थे। मैंने आपको इस कनेक्टिव टिश्यू के स्टार्टिंग में कुछ सेल्स लिख पाए थे, वहाँ लिख पाए थे, ये ऐसे सेल्स है जो अपनी मैट्रिक्स खुद रिलीज करते हैं। तो बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ऐसे फैले हुए, ठीक है, और साथ में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स होती है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कहाँ कोई मैट्रिक्स होगी कहाँ सेल्स होगा। ऐसे ये जो टिश्यू होता है ये आपकी बेसिकली स्किन में प्रेजेंट होता है, ये याद रख लेना बस। इसमें एक चीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडर दी एपिडर्मिस लेयर, ये आपकी स्किन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है, इसीलिए इसको डर्मिस कहते हैं। अब पता है इसी से हमारी स्किन के डॉक्टर का नाम पड़ा है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो डर्मिस हमारी जो स्किन की एक स्पेशल लेयर है जो कि डेंस इरेगुलर टिश्यू से बनती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है लेयर। दूसरी बात, ये टिश्यू जो होता है इसमें कोई डिफरेंट पैटर्न, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, अलग अलग पैटर्न्स में सारे फाइबर्स अरेंज्ड हैं। मोस्टली इस टिश्यू में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोलेजन फाइबर है और सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो बस आपके पास इस तरीके से आपके कोलेजन फाइबर्स फैले हुए हैं सारे, और कहीं कहीं सेल्स अरेंज्ड है, बस खत्म। ये आपका डेंस रेगुलर है, ये आपकी स्किन में एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग डर्मिस बुलाते हैं। आज की हम क्लास यहीं तक करेंगे कवर अप। नेक्स्ट मैं आपको कवर करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ छोटा सा है मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक, और हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।